जब हम साहस, महानता या किसी बड़े कार्य की बात करते हैं तो हमारे मन में अक्सर वही तस्वीरें आती हैं। कोई नेता मंच पर खड़ा होकर लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है, कोई योद्धा युद्ध जीत रहा है, कोई वैज्ञानिक दुनिया को बदल देने वाली खोज कर रहा है। यानी हमें लगता है कि हिम्मत का मतलब केवल वही बड़े और चमकदार पल होते हैं जिन्हें इतिहास याद रखता है। लेकिन ब्रीन ब्राउन अपनी किताब डेयरिंग ग्रेटली में हमें बिल्कुल उल्टा नजरिया देती है। वो कहती है कि असली साहस, असली हिम्मत और असली महानता हमारी नाजुकता, वल्नरेबिलिटी में छिपी होती है। अब नाजुकता शब्द सुनते ही हमारे भीतर एक डर सा पैदा होता है। हमें लगता है ये तो कमजोरी है, ये तो वो जगह है जहां हम हार सकते हैं, जहां हमें चोट लग सकती है। लेकिन ब्राउन के वर्षों के शोध और हजारों लोगों की कहानियों के अध्ययन ने यह सच्चाई उजागर की कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है, बल्कि वल्नरेबिलिटी ही वो जगह है जहां से प्रेम पैदा होता है, जहां से अपनापन जन्म लेता है, जहां से रचनात्मकता, आनंद, नवाचार और असली साहस निकलता है। असली डेयरिंग ग्रेटली का मतलब है बिना किसी गारंटी के पूरी तरह से खुले दिल के साथ दुनिया के सामने आना। समस्या यह है कि हमारी पूरी संस्कृति हमें बिल्कुल उल्टा सिखाती है। बचपन से ही हमें यह कहा जाता है, मत रो, मजबूत बनो, किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। धीरे धीरे हम एक ऐसा कवच, आर्मोर बना लेते हैं जिसमें हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन उस कवच की एक बड़ी कीमत है। वो हमें लोगों से, रिश्तों से और असली अनुभवों से काट देता है। जरा सोचिए, अगर आप समुद्र में लोहे की भारी जंजीरों वाला सूट पहनकर तैरने जाएं, तो हां, आपको लगेगा कि लहरें आपको चोट नहीं पहुंचा पाएंगी। लेकिन उसी कवच की वजह से आप तैर नहीं पाएंगे, आप पानी को महसूस नहीं कर पाएंगे, आप समुद्र की असली गहराई का आनंद नहीं ले पाएंगे। वल्नरेबिलिटी को अपनाना यानी उस भारी कवच को उतार फेंकना, ये मानना कि हां, मैं गिर सकता हूं, हां, मुझे चोट लग सकती है। लेकिन यही तो जीने की असली कीमत है। लोग जब ये सुनते हैं तो उनका पहला सवाल यही होता है, अगर मैं वल्नरेबल हुआ तो क्या मैं और आसानी से टूट नहीं जाऊंगा? क्या मैं और मजाक का पात्र नहीं बनूंगा? और यहीं पर ब्राउन हमें असली परिभाषा समझाती है। वो कहती है, वल्नरेबिलिटी कोई रोमांटिक या हल्की फुल्की चीज नहीं है, ये डरावनी होती है। वल्नरेबिलिटी का मतलब है स्टेज पर बिना स्क्रिप्ट के खड़ा होना, किसी रिश्ते में अपना दिल लगाना बिना ये जाने कि दूसरा इंसान आपके साथ रहेगा या नहीं। अपनी कला, अपनी सोच, अपना सपना लोगों के सामने रखना बिना ये गारंटी कि लोग इसे पसंद करेंगे। वल्नरेबिलिटी का मतलब है अनिश्चितता, जोखिम और भावनात्मक खुलापन। लेकिन यही तो साहस की असली शर्त है। जरा सोचिए, अगर पहले से आपको सब पता हो कि आप जीतेंगे ही, तो हिम्मत की जरूरत ही कहाँ है? अगर कोई सिपाही जानता हो कि उसे चोट नहीं लगेगी, तो उसकी बहादुरी किस बात की? साहस हमेशा उसी जगह पैदा होता है जहां वल्नरेबिलिटी मौजूद होती है। असली हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही सच है। किसी से आई लव यू कहना, किसी दोस्त से मदद मांगना, किसी मीटिंग में अपने असली विचार रखना, अपने बच्चे के सामने ये मानना कि मुझे सब जवाब नहीं पता, ये सब साहस के काम है। और हर एक काम में वल्नरेबिलिटी छुपी होती है। ब्राउन इस विचार को थियोडोर रूजवेल्ट के मशहूर मैन इन दी अरीना भाषण से जोड़ती है। रूजवेल्ट ने कहा था, जीतने वाले या हारने वाले की आलोचना करने वाला आदमी मायने नहीं रखता। मायने रखता है वो इंसान जो सच में अखाड़े में खड़ा है, जिसका चेहरा पसीने, धूल और खून से सना हुआ है, जो कोशिश करता है, बार बार गिरता है, लेकिन फिर उठता है। यही है डेयरिंग ग्रेटली। वल्नरेबिलिटी का मतलब जीतना या हारना नहीं है। इसका मतलब है सामने आना, पूरी तरह से दिखना, कोशिश करना। अगर आप सोचें कि आपके जीवन में कौन लोग आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं, तो पाएंगे कि वो लोग परफेक्ट नहीं थे,
बल्कि उन्होंने अपनी नाजुकता दिखाने की हिम्मत की। कोई गायक जिसने आपके दर्द को गीत में उतारा, कोई दोस्त जिसने अपनी सच्चाई आपके साथ बांटी, कोई नेता जिसने सच बोलने का साहस दिखाया। ये सब लोग आपको इसलिए प्रभावित करते हैं क्योंकि उन्होंने वल्नरेबिलिटी चुनी। ब्राउन कहती है, पूरे दिल से जीने वाले लोग वही हैं जो वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं। वो इसे कमजोरी नहीं मानते, बल्कि इसे रिश्तों और जीवन का स्रोत मानते हैं। और यही है डेयरिंग ग्रेटली का पहला कदम, छोटे छोटे पलों में वल्नरेबिलिटी चुनना। ये ग्लैमरस नहीं होता, लेकिन बेहद मानवीय होता है। ये वही मां बाप है जो अपने बच्चों से कहते हैं, मुझे सब नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वही इंसान है जो अपने सपनों का बिजनेस शुरू करता है, भले ही उसे असफलता का डर हो। ये वही प्रेमी है जो बिना गारंटी के आई लव यू कहता है। यही वल्नरेबिलिटी है, यही असली साहस है। अगर नाजुकता, वल्नरेबिलिटी असली साहस का दरवाजा है, तो उस दरवाजे पर सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना कवच है। ब्रीन ब्राउन बार बार इस बात को समझाती है कि हम सब इंसान जिंदगी ऐसे जीते हैं मानो हम किसी युद्ध भूमि में खड़े हों। असल में जिंदगी इतनी बार युद्ध नहीं होती, लेकिन हमें बचपन से यह सिखाया गया है कि दुनिया खतरनाक है, लोग हमें जज करेंगे, और इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस डर के चलते हम अपने दिल और आत्मा के चारों ओर कई परतों का कवच चढ़ा लेते हैं। ये कवच अलग अलग रूपों में दिखता है। किसी के लिए ये परफेक्शनिज्म है, यानी हर काम में पूरी तरह परफेक्ट दिखने की कोशिश। किसी के लिए ये नशे, सोशल मीडिया या बेमतलब की व्यस्तता है, यानी खुद को सुन कर देना ताकि दर्द महसूस ही न हो। किसी के लिए ये सिनिसिज्म या जजमेंट है, यानी दूसरों पर हंसकर या उनकी आलोचना करके खुद को सुरक्षित महसूस करना। और कई लोग तो काम और काम में डूब जाते हैं, क्योंकि जब आप काम में गले तक डूबे हो तो आपको अपने डर, अपने रिश्तों या अपनी असल भावनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। ब्राउन कहती है कि कवच पहनने का असली मकसद है शर्म, शेम और अस्वीकृति, रिजेक्शन से बचना। हमें डर लगता है कि कई लोग हमें कह न दें, तुम अच्छे नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो। और इस डर से बचने के लिए हम वो सब कुछ करते हैं जिससे हमारी असल पहचान छुप जाए। लेकिन ये एक गहरी विडंबना, पैराडॉक्स है। जिस कवच को हम अपनी सुरक्षा समझते हैं, वही हमें धीरे धीरे घुटन देने लगता है। मान लीजिए आप परफेक्शनिस्ट हैं। आपको लगता है कि अगर आप हर काम में पूरी तरह सही रहेंगे तो शायद लोग आपको स्वीकार कर लेंगे, सराहेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि परफेक्शनिज्म कोई हेल्दी स्ट्राइविंग नहीं है। ये अप्रूवल कमाने का एक हथियार है। इसमें अंदर ही अंदर ये आवाज गूंजती है, अगर मैं परफेक्ट दिखा, अगर मैं गलती न करूं, तो शायद लोग मुझे अस्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता। जब भी आप परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हैं, आप हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। चाहे आप कितना भी अच्छा कर लें, आपके अंदर का आलोचक, इनर क्रिटिक हमेशा कहेगा और बेहतर हो सकता था। और इस तरह आप कभी चैन से जी ही नहीं पाते। कई लोग अपने डर और दर्द से बचने के लिए खुद को सुन कर देते हैं। शराब, ड्रग्स, खाना, सोशल मीडिया, शॉपिंग, सीरीज कब, ये सब छोटी छोटी दवाइयां बन जाती है। ब्राउन कहती है कि दिक्कत यह है कि हम भावनाओं को चुन चुन कर सुन नहीं कर सकते। अगर हम डर और दर्द को सुन करेंगे तो हम खुशी और प्यार को भी सुन कर देंगे, और फिर जिंदगी धीरे धीरे रंगीन हो जाती है। ये ऐसा है जैसे आप म्यूजिक सिस्टम की आवाज धीरे धीरे कम करते जाते हैं। हाँ, शोर कम हो जाता है, लेकिन साथ ही सुर और लय भी खो जाते हैं। कुछ लोग वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं। उनका अंदाज होता है, ये तो कभी सफल नहीं होगा, या मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि इस तरह का रिस्क लूं। ये सुनने में स्मार्ट लगता है, लेकिन असल में ये भी एक कवच है। आलोचना और सिनिसिज्म हमें अखाड़े में उतरने से रोकते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरों की कोशिशों पर हंसते हैं
तो आपको खुद कोशिश नहीं करनी पड़ती। लेकिन ब्राउन याद दिलाती है, असली मायने आलोचक के नहीं है, मायने उस इंसान के हैं जो अखाड़े में है, चाहे वो हार ही क्यों न रहा हो। एक और कवच है कंट्रोल। हमें लगता है कि अगर सब कुछ हमारे हाथ में रहे, अगर हर स्थिति का नतीजा पहले से तय हो, तो हम दर्द से बच जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि कंट्रोल एक भ्रम है। जिंदगी हमेशा अनिश्चित है और कंट्रोल का अति प्रयास हमें केवल चिंता, एंजाइटी और तनाव, स्ट्रेस देता है। इसी तरह बिजनेस भी एक कवच है। आजकल लोग थकान को बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं। मैंने सिर्फ 4 घंटे सोया, मैंने 100 ईमेल रिप्लाई किए। ये सुनने में प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन असल में ये वल्नरेबिलिटी से बचने का तरीका है। क्योंकि जब आप लगातार व्यस्त रहते हैं तो आपको अपने डर और भावनाओं से सामना नहीं करना पड़ता। ब्राउन कहती है कि कवच बुरा नहीं है, ये किसी समय आपके काम आया था। बचपन में या किसी दर्दनाक अनुभव के दौरान ये कवच शायद आपकी रक्षा करता था। लेकिन समस्या ये है कि वही कवच अब आपकी आत्मा को दबा रहा है। हम इसे नफरत से नहीं उतार सकते, हमें इसे समझना होगा, पहचानना होगा और धीरे धीरे उतारना होगा। कवच उतारने का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्खतापूर्ण तरीके से सबके सामने सब कुछ खोल दें। वल्नरेबिलिटी का मतलब ओवरशेयरिंग नहीं है, इसका मतलब है ऑथेंटिसिटी, असली मैं। इसका मतलब है ये कहना, हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूं, हाँ मुझे डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं यहां हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। ब्राउन कहती है कि जब हम कवच उतारते हैं तो जिंदगी अचानक गहरी और समृद्ध, रिच महसूस होने लगती है। हमें दर्द भी होता है, लेकिन उसी दर्द में आनंद, प्यार और अपनापन भी आता है। कवच हमें दर्द से बचा सकता है, लेकिन वो हमें खुशी से भी काट देता है। तो डेयरिंग ग्रेटली का दूसरा कदम यही है, अपना कवच पहचानिए और उसे उतारना शुरू कीजिए। अपने आप से सवाल कीजिए, मैं कहां छुपता हूं, मैं कहां सुन्न हो जाता हूं, मैं कहां परफेक्शनिज्म या जजमेंट के पीछे भागता हूं। जब आप इन सवालों का ईमानदारी से जवाब देंगे तो आप देखेंगे कि कवच उतारना असंभव नहीं है। हां, डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि कवच के बिना भी आप सुरक्षित रह सकते हैं, बल्कि ज्यादा जीवंत रह सकते हैं। अगर नाजुकता, वल्नरेबिलिटी असली साहस का दरवाजा है, तो शर्म, शेम वो ताला है जो उस दरवाजे को बंद कर देता है। ब्रीन ब्राउन इसे सबसे ताकतवर भावना कहती है, जो इंसान को भीतर तक तोड़ देती है। शर्म, अपराधबोध, गिल्ट से बिल्कुल अलग है। अपराधबोध कहता है मैंने गलत काम किया, जबकि शर्म कहती है मैं ही गलत हूं। यही फर्क जिंदगी बदल देता है। अपराधबोध कभी कभी हमें सुधार की ओर ले जाता है। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई और आपको अपराधबोध हुआ, तो आप माफी मांग सकते हैं, चीजें सुधार सकते हैं। लेकिन शर्म आपको जकड़ लेती है। यह आपको विश्वास दिलाती है कि आप लायक ही नहीं हैं, आप मूल रूप से अपर्याप्त। और जब इंसान यही मान लेता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो वल्नरेबिलिटी तो और भी असंभव हो जाती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमें हर दिन, हर जगह ये संदेश मिलता है, तुम पर्याप्त नहीं हो। सोशल मीडिया खोलो तो हर कोई आपसे ज्यादा सुंदर, अमीर, सफल, खुश नजर आता है। विज्ञापन कहते हैं अगर ये चीज नहीं खरीदी तो तुम अधूरे हो। ऑफिस में तुलना होती है, उसने ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए। स्कूल में बच्चे सुनते हैं तुम्हारे अंक क्यों कम आए। इस निरंतर तुलना और प्रतिस्पर्धा की वजह से हमारे भीतर एक गहरी आवाज बैठ जाती है, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं काफी स्मार्ट नहीं हूं, मैं काफी सुंदर नहीं हूं, मैं काफी सफल नहीं हूं। ब्राउन इसे हसल फॉर वर्दिनेस कहती है, यानी हर वक्त खुद को साबित करने की दौड़। हमें लगता है कि अगर हम और मेहनत करें और उपलब्धियां हासिल करें और सुंदर दिखें और पैसे कमाएं, तभी हम योग्य बनेंगे। लेकिन समस्या यह है कि इस दौर का कोई अंत नहीं है। जितना दौड़ो उतना ही लगेगा
कि कोई और आपसे आगे है, और इस तरह हम अपनी पूरी जिंदगी ये साबित करने में गवा देते हैं कि हम काबिल हैं, जबकि सच ये है कि हम पैदा ही काबिल होकर हुए हैं। शर्म का सबसे खतरनाक पहलू है ये चुप्पी में फलती फूलती है। जब हम अपनी शर्म के बारे में किसी से बात नहीं करते तो ये और गहरी हो जाती है। हम इसे अपने भीतर छुपा लेते हैं और ये धीरे धीरे हमें भीतर से खा जाती है। ब्राउन कहती है, शर्म को अगर अंधेरे में रखा जाए तो ये बढ़ती है, अगर इसे रोशनी मिलाओ तो ये घटती है। लेकिन शर्म के बारे में बात करना आसान नहीं है, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने ये कहा कि मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो सामने वाला हमें और जज करेगा। यही कारण है कि शर्म हमें अलग थलग कर देती है। ये हमें यकीन दिलाती है कि हम अकेले हैं, जबकि सच ये है कि हर इंसान शर्म महसूस करता है। ब्राउन के शोध का सबसे ताकतवर निष्कर्ष यही है कि शर्म का एकमात्र असली इलाज है सहानुभूति। जब हम अपनी शर्म किसी भरोसेमंद इंसान से साझा करते हैं और वो हमें कहता है, मैं भी वहां से गुजरा हूं, तुम अकेले नहीं हो, तो शर्म की पकड़ ढीली पड़ जाती है। शर्म अकेलेपन में पलती है, लेकिन जुड़ाव, कनेक्शन में घुल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर किसी से अपनी सबसे गहरी भावनाएं बांटनी चाहिए। वल्नरेबिलिटी और ओवरशेयरिंग में अंतर है। हमें ये डिसर्नमेंट चाहिए कि किसके साथ साझा करना है। लेकिन जब हमें सही इंसान मिलता है, कोई दोस्त, परिवार का सदस्य, साथी या मेंटर, और हम अपनी शर्म को जुबान देते हैं, तो वो शर्म टूट जाती है। ब्राउन बताती है कि शर्म रचनात्मकता की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब कोई बच्चा स्कूल में ड्राइंग बनाता है और कोई कह देता है, ये क्या बकवास है, तो उस बच्चे का कलाकार मर जाता है। सालों बाद वही बच्चा बड़ा होकर कहता है, मैं क्रिएटिव नहीं हूं। हम में से कितने ही लोग यही मान बैठे हैं, मैं गाने में अच्छा नहीं हूं, लिखने में अच्छा नहीं हूं, पेंटिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी शर्म ने हमें रोक दिया था। लेकिन डेयरिंग ग्रेटली का मतलब है उस शर्म को चुनौती देना, अपनी रचनात्मकता को वापस अपनाना, क्योंकि हर नई रचना, हर नया विचार वल्नरेबिलिटी मांगता है। जब आप कुछ नया बनाते हैं तो हमेशा यह रिस्क होता है कि लोग हंसेंगे या नकार देंगे। लेकिन अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी न अपनाए तो दुनिया में कभी कोई नया गीत, नई किताब, नई खोज ही पैदा ना हो। ब्राउन एक शब्द इस्तेमाल करती है, शेम रेजिलियंस, यानी शर्म से निपटने की क्षमता। इसके 4 कदम हैं। 1. शर्म को पहचानना, जैसे ही वो आवाज आती है, तुम अच्छे नहीं हो, तुरंत पहचानना कि ये शर्म है। 2. सचेत जागरूकता, क्रिटिकल अवेयरनेस, खुद से पूछना, क्या ये सच है? क्या सच में मेरी कीमत मेरी नौकरी या शरीर से तय होती है? 3. किसी से जुड़ना, भरोसेमंद इंसान के साथ अपनी शर्म बांटना। 4. शर्म पर बात करना, मौन तोड़ना। जब आप उसे शब्द देते हैं तो वो कमजोर हो जाती है। तो डेयरिंग ग्रेटली का तीसरा कदम है शर्म का सामना करना। यह समझना कि हमारी योग्यता, वर्दिनेस, जन्म से है, उपलब्धियों से नहीं। ये मान लेना कि हम पहले से ही काफी हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हम पर्याप्त हैं, तभी हम वल्नरेबिलिटी को सच में अपना सकते हैं, और तभी हम सच में जी सकते हैं। ब्रीन ब्राउन के शोध का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि हम सब इंसान केवल जीने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि पूरे दिल से जीने के लिए बने हैं। होल हार्टेड लिविंग का मतलब है अपनी जिंदगी को इस विश्वास के साथ जीना कि हम काफी हैं। यह कोई तकनीक या ट्रिक नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसका अर्थ है हर दिन ये चुनना कि हम कौन हैं, और उस चुनाव के साथ ईमानदार रहना। ब्राउन बताती है कि जिन लोगों ने होल हार्टेड जीवन चुना, उनमें कुछ आम बातें पाई गई। उनमें साहस, करेज था, न केवल दूसरों से लड़ने का, बल्कि अपने सच को कहने का साहस। उनमें करुणा, कंपैशन थी, केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी। उनमें जुड़ाव, कनेक्शन था। वे दूसरों को खुश करने या फिट इन करने की कोशिश नहीं करते थे,
बल्कि बिलोंगिंग यानी अपनापन खोजते थे। होल हार्टेड लोग परफेक्ट नहीं होते, वो भी डरते हैं, वो भी गिरते हैं, लेकिन वो वल्नरेबिलिटी को कमजोरी नहीं मानते। वो जानते हैं कि असली ताकत वही है। यहां एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है, फिट इन और बिलोंगिंग का। फिट इन का मतलब है खुद को बदलना ताकि आप समूह में स्वीकार हो जाए, लेकिन बिलोंगिंग का मतलब है वैसे ही स्वीकार होना जैसे आप हैं। हमें से ज्यादातर लोग जिंदगी भर फिट इन करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम कपड़े बदलते हैं, भाषा बदलते हैं, राय बदलते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें स्वीकार किया जाए। लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि हमें असली बिलोंगिंग कभी नहीं मिलती, क्योंकि लोग उस नकली चेहरे को स्वीकार करते हैं, न कि असली हमें। ब्राउन कहती है कि बिलोंगिंग का अनुभव तभी होता है जब हम वल्नरेबिलिटी चुनते हैं, यानी अपने असली रूप में सामने आते हैं, भले ही लोग हमें नकार दें। क्योंकि अगर आप नकली चेहरे से स्वीकार किए जाते हैं तो अंदर से आप जानते हैं कि ये अपनापन नहीं है, ये सिर्फ अभिनय है। होल हार्टेड जीवन का एक और स्तंभ है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और आनंद, जॉय। ब्राउन ने पाया कि लोग अक्सर सोचते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन असलियत यह है कि खुशी कोई परिणाम नहीं है, ये एक चुनाव है, और ग्रैटिट्यूड उसकी चाबी है। होल हार्टेड लोग रोज ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं, डायरी लिखकर, प्रार्थना करके या छोटे छोटे पलों को महसूस करके, जैसे सुबह की धूप, बच्चे की हंसी, दोस्तों की बातें। ग्रैटिट्यूड वल्नरेबिलिटी को मजबूत बनाता है, क्योंकि जब हम आभारी होते हैं तो हम जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं और फिर भी आनंद चुनते हैं। ये असली साहस है, ये मानना कि हां, सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुश रहूंगा। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं, हमें जुड़ाव की जरूरत होती है। ब्राउन कहती है हम पैदा ही हुए हैं बिलोंगिंग के लिए। लेकिन समस्या यह है कि आज की दुनिया में हम इंडिपेंडेंस को इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि हमें लगता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना कनेक्शन के हम अधूरे हैं। कनेक्शन वल्नरेबिलिटी के बिना संभव ही नहीं है। अगर आप दूसरों को सिर्फ अपनी सफलताएं, मुस्कान और परफेक्ट चेहरा दिखाएंगे तो वो कनेक्शन सतही रहेगा। असली कनेक्शन तब होता है जब हम कहते हैं मैं भी डरा हुआ हूं, मैं भी टूटा हूं, मैं भी अपूर्ण हूं। यही स्वीकारोक्ति रिश्तों को गहराई देती है। होल हार्टेड जीवन का मतलब है अपनी अपूर्णता, इम्परफेक्शन को स्वीकार करना। हम सब गलतियां करते हैं, हम सब में कमियां हैं, लेकिन ब्राउन कहती है imperfections are not inadequacies. They are reminders that we are all in this together. यानी हमारी कमियां ये साबित नहीं करती कि हम बुरे हैं, बल्कि ये बताती है कि हम इंसान हैं। जब हम अपनी अपूर्णता छुपाते हैं तो हम कनेक्शन से कट जाते हैं, लेकिन जब हम वल्नरेबिलिटी के साथ कहते हैं मैं भी इम्परफेक्ट हूं, तो हम दूसरों को भी अपने इम्परफेक्शन अपनाने की अनुमति देते हैं। ये म्यूचुअल ऑथेंटिसिटी ही बिलोंगिंग का असली आधार है। यहां एक अहम बात है, वल्नरेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी के सामने सब कुछ खोल दें। ब्राउन कहती है वल्नरेबिलिटी के साथ बाउंड्रीज जरूरी है, यानी अपनी कहानी उन लोगों से साझा करना जिन्होंने उसका हक कमाया है। ओवर शेयरिंग डेस्परेशन है, वल्नरेबिलिटी नहीं। बाउंड्रीज हमें यह ताकत देती है कि हम अपने असली रूप को सुरक्षित रखते हुए भी कनेक्शन बना सकें। यह संतुलन ही होल हार्टेड जीवन को मजबूत बनाता है। तो डेयरिंग ग्रेटली का चौथा कदम है पूरे दिल से जीना। इसका मतलब है साहस, करुणा और कनेक्शन को रोज अभ्यास में लाना, बिलोंगिंग को फिट इनसे अलग पहचानना, ग्रैटिट्यूड और जॉय को प्रैक्टिस करना, इम्परफेक्शन को कमजोरी नहीं बल्कि इंसानियत की खूबसूरती मानना, वल्नरेबिलिटी को बाउंड्रीज के साथ अपनाना। जब हम ये सब करते हैं तो हमारी जिंदगी सिर्फ सर्वाइव नहीं करती बल्कि थ्राइव करती है। होल हार्टेड लिविंग हमें सिखाता है कि हमें हर दिन ये चुनना है, डर से जीना है या साहस से, और साहस से जीना
हमेशा वल्नरेबिलिटी के रास्ते से होकर ही गुजरता है। अब तक हमने वल्नरेबिलिटी को व्यक्तिगत जीवन, रिश्तों और आत्ममूल्य वर्दिनेस के संदर्भ में देखा, लेकिन ब्रीन ब्राउन कहती है कि वल्नरेबिलिटी केवल निजी जीवन तक सीमित नहीं है। ये काम की दुनिया, नेतृत्व, लीडरशिप और संगठनात्मक संस्कृति, कल्चर में भी उतनी ही जरूरी है। दरअसल अगर वहां वल्नरेबिलिटी न हो तो नवाचार, इनोवेशन, भरोसा, ट्रस्ट और सहयोग, कोलैबोरेशन असंभव हो जाते हैं। सोचिए, कोई नया विचार, कोई नई खोज या कोई नया बिजनेस आइडिया, ये सब शुरू होते हैं वल्नरेबिलिटी से, क्योंकि हर नया विचार ये रिस्क लेकर आता है कि लोग हंसेंगे, उसे नकार देंगे या वो असफल हो जाएगा। अगर कोई संगठन ये कहता है कि यहां असफल होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वहां लोग नए विचार देना बंद कर देते हैं। वे वही करेंगे जो पहले से सुरक्षित है, और इसका नतीजा होता है ठहराव। लेकिन अगर किसी संगठन में ऐसी संस्कृति बने जहां असफलता को सीखने का हिस्सा माना जाए, तो वहां लोग नए प्रयोग करेंगे। वहीं से असली नवाचार जन्म लेता है। ब्राउन कहती है, देयर इज नो इनोवेशन विदाउट वल्नरेबिलिटी। यानी वल्नरेबिलिटी और इनोवेशन साथ साथ चलते हैं। एक असली नेता वल्नरेबिलिटी से भागता नहीं है, बल्कि वो इसे अपनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि नेता हर बार मंच पर खड़े होकर अपनी सारी कमजोरियां गिना दे। इसका मतलब है ईमानदार और असली होना। मान लीजिए किसी कंपनी में बड़ा संकट आ गया। बहुत सारे नेता ऐसे समय में परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, सब ठीक है, चिंता मत करो, जबकि टीम के लोग जानते हैं कि हालात मुश्किल है। ये फर्क विश्वास को तोड़ देता है। लेकिन अगर नेता कहे, हां, हालात कठिन है, मेरे पास अभी सारे जवाब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मिलकर इसका हल ढूंढूंगा, तो ये वल्नरेबिलिटी दिखाता है। और यही वल्नरेबिलिटी टीम का भरोसा और वफादारी, लॉयल्टी बनाती है। ब्राउन अपने शोध में ऐसे कई उदाहरण देती है जहां नेताओं ने वल्नरेबिलिटी दिखाकर अपनी टीमों को बदला। एक सीईओ ने जब यह माना कि वो अकेले कंपनी को संकट से बाहर नहीं निकाल सकता और टीम की मदद मांगी, तो पूरी कंपनी एकजुट हो गई। वही एक और नेता ने फेलर शेयरिंग मीटिंग्स शुरू की, जहां लोग अपनी असफलताओं को साझा करते थे ताकि सब उनसे सीख सकें। धीरे धीरे ये संस्कृति इतनी मजबूत हुई कि लोग नए नए प्रयोग करने लगे और संगठन और भी रचनात्मक, क्रिएटिव बन गया। कई लोग सोचते हैं कि वल्नरेबिलिटी का मतलब है ढीलापन, यानी अगर नेता वल्नरेबिलिटी दिखाएगा तो टीम उस पर हावी हो जाएगी। लेकिन ब्राउन का कहना है, असल में वल्नरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को और मजबूत बनाती है। जब आप वल्नरेबिलिटी के साथ कहते हैं, मुझसे गलती हुई, तो आप जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। और जब संगठन में लोग ईमानदारी से अपनी कमजोरियां साझा कर सकते हैं, तो वहां बहानेबाजी, एक्सक्यूजेज और ब्लेम कल्चर कम होता है। ऐसी संस्कृति में लोग बेहतर काम करते हैं क्योंकि उन्हें दिखावा नहीं करना पड़ता। वहां फोकस काम को बेहतर बनाने पर होता है, न कि अपनी इमेज बचाने पर। यही असली अकाउंटेबिलिटी है। नेतृत्व केवल कंपनियों तक सीमित नहीं है। हर शिक्षक, हर माता पिता भी एक तरह का नेता है। ब्राउन कहती है कि जब शिक्षक ये स्वीकार करते हैं कि मुझे सब नहीं पता या मैं भी गलत हो सकता हूं, तो वे बच्चों को वल्नरेबिलिटी की ताकत सिखाते हैं। ऐसे कक्षा में बच्चे बिना डर के सवाल पूछते हैं, प्रयोग करते हैं और असफलता को सीखने की प्रक्रिया मानते हैं। इसी तरह माता पिता जब अपने बच्चों से कहते हैं, मुझे खेद है, मुझसे गलती हुई, तो वे बच्चों को दिखाते हैं कि इंसान होना ही काफी है, कि गलतियां करना जीवन का हिस्सा है। ये ईमानदारी बच्चों को ज्यादा आत्मविश्वासी और सहानुभूतिपूर्ण बनाती है। आज की दुनिया में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन बहुत बड़े मुद्दे हैं, लेकिन असली इंक्लूजन तभी संभव है जब संगठन वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं। इसका मतलब है नेताओं का यह साहस कि वे अनकंफर्टेबल बातचीत करें, चाहे वो जाति, रेस, लिंग, जेंडर, वर्ग, क्लास
या विशेषाधिकार प्रिविलेज पर हो। वल्नरेबिलिटी के बिना डाइवर्सिटी केवल सतही सरफेस लेवल प्रयास रह जाती है। लेकिन वल्नरेबिलिटी के साथ लोग असली मुद्दों पर बात कर सकते हैं और ऐसे समाधान निकाल सकते हैं जो सबको जगह दे। ब्राउन इस बात पर भी जोर देती है कि वल्नरेबिलिटी से साइकोलॉजिकल सेफ्टी पैदा होती है, यानी ऐसा माहौल जहां लोग बिना डर के बोल सकें। गूगल और अन्य कंपनियों के रिसर्च भी दिखाते हैं कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी टीम की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। जब टीम के सदस्य जानते हैं कि वे अपने विचार साझा कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं और गलती मान सकते हैं, तभी असली प्रगति होती है। तो डेयरिंग ग्रेटली का 5वां कदम है वल्नरेबिलिटी को केवल निजी नहीं बल्कि पेशेवर और सांस्कृतिक जीवन में भी लाना। नेताओं को चाहिए कि वे वल्नरेबिलिटी अपनाएं, ईमानदार हों और टीम पर भरोसा करें। संगठनों को चाहिए कि वे फेलियर से सीखें और इनोवेशन के लिए सुरक्षित माहौल दें। परिवार और स्कूलों में वल्नरेबिलिटी से बच्चे सीखते हैं कि इंसान होना ही काफी है और डाइवर्सिटी केवल तब असली बनती है जब हम अनकंफर्टेबल बातचीत करने का साहस दिखाएं। जब हम नेतृत्व और संस्कृति में वल्नरेबिलिटी लाते हैं तो केवल व्यक्तिगत जिंदगियां ही नहीं, पूरी संस्थाएं और समाज बदलने लगते हैं। हमने ब्रीन ब्राउन की किताब डेयरिंग ग्रेटली की यात्रा में देखा कि नाजुकता, वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं बल्कि असली साहस का जन्म स्थान है। हमने ये समझा कि शर्म, शेम हमें कैसे जकड़ती है, कवच, आर्मोर हमें कैसे रोकता है, होल हार्टेड लिविंग हमें कैसे मुक्त करता है और रिश्तों व नेतृत्व में वल्नरेबिलिटी की ताकत कितनी गहरी है। अब सवाल यह है कि इन विचारों को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। ब्राउन का सबसे बड़ा संदेश यही है, जीवन में सबसे अहम बात यह नहीं कि हम जीतें या हारें, बल्कि ये कि हम अखाड़े में उतरें। थियोडोर रूजवेल्ट का मशहूर कथन याद कीजिए, सम्मान आलोचक का नहीं बल्कि उस इंसान का है जो अखाड़े में उतरा है, जिसका चेहरा धूल, पसीने और खून से सना है। भले ही वो असफल हो, लेकिन उसने कोशिश तो की। यही है डेयरिंग ग्रेटली का सार। हमारे सामने हर दिन छोटे छोटे अखाड़े आते हैं। क्या हम किसी मीटिंग में अपनी सच्ची राय रखेंगे या चुप रहेंगे? क्या हम अपने साथी से अपने असली डर और जरूरतें साझा करेंगे या परफेक्ट बनने का नाटक करेंगे? क्या हम अपने बच्चों के सामने अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे या परफेक्ट पेरेंट बनने का ढोंग करेंगे? क्या हम किसी नए विचार या सपने को सामने लाएंगे या असफलता के डर से उसे दबा देंगे? हर दिन हम आर्मोर पहनने और वल्नरेबिलिटी अपनाने के बीच चुनाव करते हैं, और हर बार जब हम वल्नरेबिलिटी चुनते हैं, हम थोड़ा और साहसी, थोड़ा और सच्चे और थोड़ा और जिंदा हो जाते हैं। पूरे सफर का केंद्र यही है, ये स्वीकार करना कि मैं पर्याप्त हूं, आई एम इनफ। यही आत्ममूल्य, वर्दिनेस, वल्नरेबिलिटी का आधार है। जब तक हमें लगता है कि हमें अपनी कीमत साबित करनी है, हम वल्नरेबिलिटी से भागते रहेंगे। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही काफी है, तब हम खुलकर सामने आ सकते हैं। सोचिए, अगर आप सुबह उठकर ये कहें, मुझे अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही योग्य हूं, आज मैं बस ईमानदारी से सामने आऊंगा, तो आपका पूरा दिन कैसा बदलेगा? यही सोच आपको दूसरों से जोड़ती है, आपके भीतर शांति लाती है और आपको साहस देती है। डेयरिंग ग्रेटली हमें सफलता और असफलता की परिभाषा भी बदलना सिखाती है। सफलता का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा जीते। सफलता का मतलब है सामने आना, कोशिश करना, वल्नरेबिलिटी अपनाना। और असफलता का मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं। असफलता तो यात्रा का हिस्सा है। अगर हम वल्नरेबिलिटी से डरकर कोशिश ही न करें तो ये असली हार है। लेकिन अगर हम वल्नरेबिलिटी अपनाकर असफल भी हो तो वो सम्मानजनक असफलता है जो हमें और मजबूत बनाती है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वल्नरेबिलिटी चुने तो समाज भी बदल जाएगा। परिवारों में ज्यादा ईमानदारी और अपनापन होगा,
स्कूलों में बच्चे गलती से डरेंगे नहीं, बल्कि सीखेंगे। कार्यस्थलों पर लोग नकल नहीं करेंगे, बल्कि असली इनोवेशन लाएंगे। और रिश्तों में गहराई और प्रेम बढ़ेगा। ब्राउन का मानना है कि वल्नरेबिलिटी केवल व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं लाती, बल्कि सांस्कृतिक क्रांति ला सकती है। ये हमें सतहीपन, सुपरफिशियलिटी से गहराई, डेप्थ की ओर ले जाती है। लेकिन ये क्रांति बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। हमें सबसे पहले अपने साथ वल्नरेबिलिटी अपनानी होगी। अपने आप से कहना, हां, मैं डरता हूं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, खुद को माफ करना और खुद को करुणा, कंपैशन देना। जब हम खुद के साथ वल्नरेबिलिटी अपनाते हैं, तभी हम इसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ब्रीन ब्राउन का संदेश सरल लेकिन गहरा है। साहस चुनो, वल्नरेबिलिटी अपनाओ और पूरी तरह से जियो। ये कोई एक बड़ा पल नहीं है, बल्कि रोज के छोटे छोटे चुनावों का सिलसिला है। सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा अखाड़ा है जिसमें आप उतरने से डर रहे हैं? कोई सपना जिसे आप टालते जा रहे हैं? कोई रिश्ता जहां आप असली खुद को छुपा रहे हैं? कोई बातचीत जिसे आप टाल रहे हैं? अब समय है उस अखाड़े में उतरने का, क्योंकि जिंदगी किनारे पर बैठकर देखने के लिए नहीं बनी। जिंदगी अखाड़े में उतरने, धूल और पसीने से भीगने और पूरी तरह जीने के लिए बनी है। तो डेयरिंग ग्रेटली का 7वां और अंतिम कदम है वल्नरेबिलिटी को जीवन का हिस्सा बनाना। शर्म की जकड़न तोड़ना, कवच उतारना, होल हार्टेड लिविंग अपनाना, रिश्तों में ईमानदारी और अपनापन लाना, और नेतृत्व व संस्कृति में वल्नरेबिलिटी से भरोसा और नवाचार जगाना। क्योंकि अंत में सवाल ये नहीं होगा कि आपने कितनी बार असफलता से बचा। असली सवाल ये होगा, क्या आपने पूरे दिल से जिया? क्या आपने वल्नरेबिलिटी चुनी? क्या आपने साहस के साथ जिंदगी का सामना किया? और अगर जवाब हाँ है, तो आपने सच में डेयरिंग ग्रेटली किया है। अगर आप गौर करें तो हमारी जिंदगी के सबसे गहरे अनुभव रिश्तों से जुड़े होते हैं। प्यार करना, दोस्ती निभाना, परिवार का हिस्सा होना, किसी का भरोसा पाना। और यही वो जगह है जहां वल्नरेबिलिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। ब्रीन ब्राउन कहती है, हमारी जिंदगी में बिलोंगिंग और लव की जरूरत उतनी ही गहरी है जितनी हवा और पानी की। लेकिन आयरनी यह है कि इन्हीं रिश्तों में हम सबसे ज्यादा डरते हैं वल्नरेबिलिटी से, क्योंकि यहां दाव पर हमारी आत्मा होती है। प्यार करना अपने आप में सबसे बड़ा वल्नरेबिलिटी का कदम है। जब आप किसी को कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो आप अपना दिल उसके हाथों में रख देते हैं। आपको पता नहीं कि सामने वाला क्या कहेगा, क्या वो आपके साथ रहेगा या क्या वो आपके दिल को चोट पहुंचाएगा। और फिर भी हम सब जानते हैं कि बिना वल्नरेबिलिटी के सच्चा प्यार संभव ही नहीं है। ब्राउन कहती है, टू लव इज टू बी वल्नरेबल। यानी अगर आप वल्नरेबिलिटी से बचना चाहते हैं तो आपको प्यार से भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्यार चुनते हैं तो आपको वल्नरेबिलिटी को भी अपनाना होगा। हम में से बहुत से लोग रिश्तों में अपने दिल के चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपना असली रूप दिखाया, अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी गलतियां, तो शायद सामने वाला हमें छोड़ देगा। इसलिए हम मुस्कान ओढ़ते हैं, परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, गुस्सा या दर्द छुपाते हैं। लेकिन सच ये है कि रिश्ते दिखावे पर टिकते नहीं हैं। जब तक दो लोग वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाते, तब तक इंटीमेसी, निकटता पैदा ही नहीं होती। सोचिए, जब आपका कोई करीबी दोस्त आपको अपनी कमजोरी बताता है, तो आप उससे और गहराई से जुड़ जाते हैं। आप कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी वहां से गुजरा हूं। यही पल रिश्ते को गहराई देता है। अगर दोनों बस परफेक्ट दिखते रहें तो रिश्ता सतही ही रहेगा। शर्म, शेम अक्सर रिश्तों में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। हमें डर लगता है कि कहीं सामने वाला ये न सोच ले, तुम अच्छे नहीं हो। इस डर की वजह से हम वल्नरेबिलिटी से बचते हैं, लेकिन यही दूरी रिश्तों को कमजोर करती है। ब्राउन कहती है कि शर्म का तोड़ है,
सहानुभूति, एम्पैथी। अगर दो लोग एक दूसरे की वल्नरेबिलिटी को सहानुभूति और समझ से स्वीकार करें तो रिश्ता मजबूत हो जाता है। माता पिता और बच्चों के रिश्ते में वल्नरेबिलिटी का महत्व और भी गहरा है। बहुत से माता पिता सोचते हैं कि उन्हें हमेशा परफेक्ट दिखना चाहिए, कि बच्चों के सामने गलती मानना या रोना कमजोरी है। लेकिन ब्राउन कहती है कि बच्चे सीखते हैं वही जो वो देखते हैं, न कि जो उन्हें बताया जाता है। अगर आप अपने बच्चे से कहते हैं मैं हमेशा मजबूत हूं, तो वो भी वल्नरेबिलिटी से डरना सीखेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझसे गलती हुई, मुझे खेद है, तो बच्चा सीखेगा कि इंसान होना ठीक है, गलती करना ठीक है और वल्नरेबिलिटी अपनाना ठीक है। ब्राउन इसे होल हार्टेड पेरेंटिंग कहती है, यानी ऐसा पालन पोषण जहां बच्चे को यह संदेश दिया जाए कि तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। उन्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ असली और ईमानदार बनने की जरूरत है। दोस्ती में भी वल्नरेबिलिटी ही असली बॉन्डिंग लाती है। दोस्तों के बीच ये भरोसा होना चाहिए कि मैं अपनी कमजोरी, अपना डर या अपना दर्द साझा कर सकता हूं और सामने वाला मुझे जज नहीं करेगा। ऐसे रिश्ते में गहराई और अपनापन पैदा होता है। यही कारण है कि अक्सर जिंदगी के सबसे कठिन पलों में हमारे दोस्त हमें सबसे ज्यादा सहारा देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार किया होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है खुद के साथ रिश्ता। हम अक्सर दूसरों से प्रेम, समझ और सहानुभूति की उम्मीद करते हैं, लेकिन अपने आप से वही व्यवहार नहीं करते। हम खुद पर सबसे कठोर आलोचक होते हैं। ब्राउन कहती है कि वल्नरेबिलिटी को सच में अपनाने के लिए हमें सेल्फ कंपैशन, आत्मदया सीखनी होगी। सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने आप से वैसे ही पेश आना जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से पेश आते हैं। जब आप गलती करें तो खुद को कोसने के बजाय ये कहना गलती इंसान होने का हिस्सा है, मैं इससे सीख सकता हूं। ये अभ्यास न केवल आत्म प्रेम लाता है बल्कि दूसरों के साथ भी गहरे रिश्ते बनाने में मदद करता है। ब्राउन कहती है कि रिश्तों का असली इम्तिहान वल्नरेबिलिटी से होता है। क्या आप किसी के सामने अपना असली चेहरा दिखाने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं मुझे डर लग रहा है, मुझे मदद चाहिए, मुझे माफ कर दो? यही वो पल है जब रिश्ता या तो टूटता है या और गहरा होता है। वल्नरेबिलिटी हर रिश्ते में रिस्क है, लेकिन उसी रिस्क से इंटिमेसी पैदा होती है। तो डेयरिंग ग्रेटली का छठा कदम है रिश्तों में वल्नरेबिलिटी को अपनाना। अपने साथी से ईमानदार होना, भले ही डर लगे। अपने बच्चों को यह दिखाना कि इंसान होना काफी है। दोस्तों के साथ वल्नरेबिलिटी बांटना और उनकी वल्नरेबिलिटी को सम्मान देना। और सबसे अहम, अपने साथ भी वल्नरेबिलिटी रखना, खुद को प्यार और करुणा देना। जब हम वल्नरेबिलिटी को रिश्तों में लाते हैं तो प्यार गहरा होता है, दोस्ती मजबूत होती है और परिवार असली बिलोंगिंग का अनुभव करता है। यही है रिश्तों की ताकत, वल्नरेबिलिटी को अपनाना और उससे साहस, अपनापन और प्रेम पाना।